शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था और आज 7 नवंबर की तारीख है। 150 साल पूरे हो गए हैं। तो आज पीएम मोदी इस उपलक्ष्य में एक बड़े समारोह की शुरुआत भी करेंगे और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हो गए हैं और आज इस उपलक्ष्य में पीएम मोदी उनका वंदन करें। देवियों सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और अब मैं अनुरोध करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें स्मरणोत्सव के अवसर पर आयोजित आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम और जिस कार्यक्रम के अनुसरण में पूरे देश भर में हजारों स्थानों पर ऐसे वंदे मातरम के स्मरण, वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का विचार प्रतिपादित करने वाले, भारत को विकसित बनाने के मंत्र के रचयिता, हम सब के सम्मानित नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली के सम्मानित उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए देश के अपने अपनी विधा के ऐसे मैस्टिरोज सारे प्रख्यात। तो वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह पर भी, कार्यक्रम पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करते हैं। देखिए, 11 नवंबर को दूसरे दौर का दंगल है बिहार में, जिसको लेकर दिग्गजों का धुआंधार प्रचार जारी है। आज एक बार फिर से सभी दलों के दिग्गज वोटर्स को रिझाने के लिए दम लगाने वाले हैं। कौन कौन दम लगाएंगे, जल्दी से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले देखिए औरंगाबाद और भभुआ 2 जगह पर पीएम मोदी जनसभा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होगी। जमुई, पीरपैंती और बिहपुर में केंद्रीय गृह मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम के वक्त में पूर्णिया में एक बहुत बड़ा रोड शो भी गृह मंत्री का होने वाला है। बात से नीतीश कुमार करते हैं। 3 जिले की 6 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वो गोविंदगंज जाएंगे, केसरिया जाएंगे, बगहा में उनकी सभा होने वाली है और इसके बाद सिकटा, नरकटिया और फिर शिवहर, ये 3 और जगह पर जनसभा होगी। कुल 6 जनसभाएं होनी है। तेजस्वी यादव की 4 जिले में 17 जनसभा होने वाली है, जहां तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें पूर्णिया जाने वाले हैं, अररिया तेजस्वी यादव जाएंगे, वहां पर उनकी मौजूदगी होगी। इसके बाद भागलपुर और बांका, इन 4 जिलों में दूसरे चरण में मतदान होना है, जहां तेजस्वी यादव की जनसभा होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में होंगे। रक्सौल और घोड़ासहन में उनकी जनसभा होने वाली है। इसके बाद जेपी नड्डा पूर्वी चंपारण और के गोविंदगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 2 जगह पर उनकी भी चुनावी सभा है। मल्लिकार्जुन खड़गे चिनारी और गया जी 2 जगह पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। राहुल गांधी भी आने वाले हैं बिहार, अमरपुर में और भागलपुर में 2 जगह पर उनकी जनसभा होने वाली है।
राहुल गांधी की। तो लगातार जो दिग्गज हैं वो सियासी मैदान में उतरे हुए हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दूसरे चरण का दंगल भी अभी बाकी है। देखिए, बिहार चुनाव 2025 बड़ा संदेश देने जा रहा है। 2 चरणों के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में बम्पर मतदान हुआ है और पहले चरण में करीब 65% रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जिसमें महिला वोटरों की बड़ी भागीदारी है। सवाल यह भी कि बम्पर वोटिंग से किसका फायदा और किसका नुकसान होने जा रहा है। बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, उससे कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। वोटरों का उत्साह सुबह से ही देखा गया। वोटिंग ज्यादा होने पर पिछले 2 दशक से यही दिख रहा है कि सरकार को ज्यादा फायदा हुआ है। इस बार पटना जैसे शहरी क्षेत्र में मतदान धीमा रहा, पर गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे ग्रामीण इलाकों में भारी मतदान हुआ। इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या है और इससे किसे फायदा होगा और नुकसान, यही सभी के दिमाग में दौड़ रहा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हर बार नहीं। बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाताओं ने वोट डाला। ज्यादातर वोटरों ने विकास के मुद्दे पर ही मतदान किया। पहले फेज के बाद अब सबकी नजर दूसरे और आखिरी फेज के मतदान के दिन यानी 11 नवंबर पर टिकी होंगी, जब 122 सीटों के लिए वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ ही चुनाव आयोग ने भी खुशी जताई है। उम्मीद है 2025 का चुनाव बिहार में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहले चरण में बिहार वालों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि दूसरे चरण में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर होगी और खुशी इसको लेकर जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। देखिए, बिहार चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके पहले चरण की वोटिंग पर अपनी बात रखी है। वोटिंग में एनडीए भारी बढ़त हासिल कर चुका है। देखिए, पहले चरण की वोटिंग पर पीएम मोदी का ये पोस्ट आया है। दावे जारी हैं और उन्होंने कहा है कि एनडीए ने भारी बढ़त अभी हासिल कर ली है, यानी कि पहले चरण में जो वोटिंग हुई है, दूसरे चरण में भी एनडीए की लहर है बिहार में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं। अब ये पोस्ट आप देख लीजिए, जिसमें वो लिखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है और इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की ही लहर दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी आगे लिखते हैं इस पोस्ट में कि जनता जनार्दन है बिहार की, वो इसी जोश के बीच कल दोपहर करीब 1:45 पर औरंगाबाद और लगभग 3:30 यानी कि 3:30 बजे भभुआ में अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। मतलब ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगह पर चुनावी जनसभा करने वाले हैं। उसके बारे में भी उन्होंने इसमें जानकारी दी कि आज 2 जगह पर उनकी जनसभा होगी, तो उसमें भी बिहार वाले बढ़ चढ़कर आए, ये अपील उन्होंने की है। बढ़ते हैं आगे। पहले चरण के मतदान को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया और ये सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। ये मतदान सरकार की वापसी के लिए किया गया है। 2010 की तुलना में 2015 में सरकार की वापसी के लिए अधिक वोट डाले गए थे और इसलिए जब अधिक मतदान होता है तो सरकार की वापसी होती है। हाईएस्ट वोटिंग हुआ है, हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। तो अपने दावे किए जा रहे हैं और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी पहले चरण में हुए बम्पर वोटिंग पर कहा है कि यह दर्शाता है कि बिहार की बड़ी आबादी प्रदेश में बदलाव चाहती है। पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन जब जनसुराज आया तो लोगों ने इसे न सिर्फ विकल्प के रूप में लिया बल्कि एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। यही वजह है कि इस बार वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से दोहराया कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो बिहार में इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। को आप देखेंगे
इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित कोई ये नहीं बता रहा था कि इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी, और ये आकलन लोग कर रहे हैं। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। किसी को जानकारी नहीं है, जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन जितना चुनाव में प्रचार कर रहा था उसकी हवा अब निकल चुकी है। चुनाव खत्म हो गया है। महागठबंधन जितना हवा बांध रहे थे उनकी हवा निकल गई। प्रथम चरण के चुनाव 5-10 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा 120 में, ये भी उनको अंदाज नहीं, पता चल जाएगा 14 तारीख को। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने भी कहा है कि बिहार में एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ हमारे साथ हैं। सर, आप लगातार बिहार घूम रहे हैं, कृषि प्रधान राज्य है ये, लोगों के बीच आपको क्या संदेश मिल रहा है? और आज मैं ये उद्घोषित कर रहा हूँ कि अब तक की सबसे बड़ी विजय एनडीए की बिहार में होने वाली है। ये मोदी जी, नीतीश कुमार, और ये हम नहीं कह रहे, अब जमाना कह रहा है, जनता तो कह ही रही है, लेकिन अब तो राहुल बाबा भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम जीतने नहीं वाले। जनता रिजेक्ट कर रही है, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। ये वोट के एक दिन पहले वोट चोरी कहाँ से आ गई? ये हार की पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा में एआईएमआईएम के अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अब दाढ़ी टोपी देखकर उनके साथ साथ हर दाढ़ी रखने वाले और टोपी पहनने वाले मुसलमान को चरमपंथी कह रहे हैं। इसका जवाब अब सीमांचल के मुसलमान उन्हें 11 नवंबर को देंगे। तेजस्वी ने क्या कहा ओवैसी के बारे में कि ओवैसी चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके चेहरे पर टोपी है, जो नमाज का पाबंद है, जो मस्जिदों को आबाद रखता है, जो कुरान को पढ़ता है, जो मदरसे में आलिम पढ़ाता है, जो बच्चे उसके पैरों के पास बैठकर दीन सीखते हैं, जो हमारी माएं सर पर पल्लू ओढ़कर या हिजाब या बुर्का पहनती हैं, तेजस्वी के नजर में वो चरमपंथी है। और देखिए, मुश्किल में फंस गए हैं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। मनेर में मतदान केंद्र पर पुलिस पदाधिकारी से उलझे थे। उलझे ही नहीं, बल्कि खबर यह भी है कि उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को जलाने की धमकी दी थी। ये आरोप उन पर लगा है। जाति सूचक शब्द के प्रयोग का आरोप भी भाई वीरेंद्र पर लगाया गया है। पुलिस पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश जारी भी कर दिए गए हैं। मनेर से आरजेडी के प्रत्याशी भी हैं इस बार भाई वीरेंद्र, और भाई वीरेंद्र ने पुलिस पदाधिकारी पर पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। पटना पुलिस ने भाई वीरेंद्र के आचरण को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ संगीन अपराध भी माना है। प्रत्याशी भाई वीरेंद्र वहां पर आए और उक्त पुलिस पदाधिकारी से उलझ गए। उन्होंने उन्हें जला देने की धमकी दी, उनकी जाति का नाम लिया तथा एक दल विशेष के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाया। यह आचरण आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है एवं एक संज्ञेय मामला है। अतः संबंधित पुलिस पदाधिकारी के लिखित आवेदन के आधार पर मनेर थाना कांड संख्या 823/2025 दिनांक 6/11/2025 धारा 132, 351 क्लाउज 3 BNS एवं 131B लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भाई वीरेंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। और लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला मामले में लखीसराय प्रशासन का कहना है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर कोई हमला नहीं हुआ। रास्ता खराब था, इसलिए कीचड़ के निशान थे। रास्ता नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। तो चूंकि रोड वहाँ बहुत खराब था, खराब कंडीशन में, तो जल जमाव है, टूटा फूटा है, तो इसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया है। विरोध था कि गोबर के छींटे उनके शीशे, गाड़ी के शीशे पे पड़ी हैं। अच्छा। बाकी इसके अलावा कोई सिर्फ विरोध किया गया। तो कह रहे हैं गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंके होते हैं, तो कहीं न कहीं क्रैक तो होता है, कहीं कहीं टूटने की तो होती है, कहीं नहीं, सिर्फ गोबर के
दाग धब्बे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब उसके बाद आप कह रहे कोई अटैक उनके ऊपर नहीं हुआ जो उनकी हुआ है? अच्छा, उनकी गाड़ी पर नहीं, सिर्फ विरोध किया गया। उसके बाद मैं और डीएम साथ में गए वहाँ पे। ये आरोप लगाया गया था कि उस बूथ पर एक तरफा वोटिंग हो रही है, तो हमने वहाँ पता किया। बूथ पर हमने सीसीटीवी कैमरा से जो वेबकास्टिंग हो रही है उससे भी बूथ के अंदर और बाहर, चूँकि वहाँ 2 बूथ है 404 और 405, दोनों ही बूथ पे कुल मिला के 4 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरा से हम लोगों ने सत्यापन किया। उस बूथ पर जो एजेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल एजेंट, पोलिंग एजेंट, सिर्फ एक व्यक्ति था 404 पर। 405 पर कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कोई वैध कागजात नहीं थे, उसको अपॉइंट किया गया वहाँ पे। तो लखीसराय प्रशासन ने यह दावा किया है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला नहीं हुआ है। नाराज ग्रामीणों ने बस विरोध जताया था, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि उनके काफिले पर हमला किया गया। आरजेडी के समर्थकों ने हमला किया, दलितों और पिछड़ों को धमकाया गया है। कहाँ का ये मामला जहाँ पर आप पर अटैक हुआ? ये हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के खुड़ियारी ग्राम का है। हमारे पोलिंग एजेंट सुबह में जा रहे थे 6 साढ़े 6 में बैठने के लिए, उसको गाली गलौज किया, वापस कर दिया। और सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बीजेपी के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको दिख रहे होंगे। तो पटना से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां एक साथ एक सुर में वंदे मातरम गीत गाते हुए ये सभी जो नेता हैं वो आपको दिख रहे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की यहाँ मौजूदगी है और ये सभी 150 साल वंदे मातरम गीत के पूरा होने पर समारोह में यशस्वी आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और अभी वंदे मातरम गीत जिसके 150 साल पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में अब गृह मंत्री कुछ कहने वाले हैं, आपको वो भी सुनाएंगे। आज के इस राष्ट्र चेतना जागृति के कार्यक्रम में उपस्थित सभी पटना शहर के
प्रबुद्ध जन, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और भारत की भावी पीढ़ी, ऐसे सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सभी का वंदे मातरम के सामूहिक गान में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज का दिन भारतीय चेतना की जागृति का दिन। आज ही के दिन 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को सार्वजनिक किया। बंकिम बापू ने इस गीत की रचना कर राष्ट्र चेतना का एक महामंत्र देश को देने का काम किया, जो आगे चलकर देश की आजादी का एक उद्घोष भी बना, एक सूत्र भी बना और आजादी के बाद देश को जोड़ने का कारण भी। आज हम वंदे मातरम का 150वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं ने जो स्वप्न महान भारत के लिए देखे थे, विगत 11 सालों में वो स्वप्न की पूर्ति के लिए देश के सामूहिक प्रयास से ढेर सारे काम हुए। मैं आज के कार्यक्रम के बारे में भी बताना चाहता हूं। आज के दिन ही पूरे दिन सामूहिक वंदे मातरम के गान के साथ ही 1 साल तक भारत की चेतना की पुनः जागृति का एक चरणबद्ध प्रयास होने वाला। पूरे राष्ट्र में एक साथ एक स्वर में वंदे मातरम का मंत्र और मंत्र के अंदर जो भावार्थ निहितार्थ है, वो भावार्थ के अनुरूप हमारा राष्ट्र जीवन हो, इसके लिए एक अभियान चला है कि फिजिकल फॉर्म के साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी चलेगा। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा, जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कई सारे राजनीतिक दलों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और तो इस बड़े